नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। एक बड़ी खबर, एससी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनाया फैसला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप विजेता घोषित किए गए। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर बनाया गया। एससी ने कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। तो यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एससी कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला। एससी कोर्ट ने कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पेपर लीक से जुड़ा यह बड़ा मामला है। प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया है आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। पेपर लीक का यह आरोप लगा है। छात्रों को उचित मुआवजा देने की मांग, पेपर लीक में शामिल लोगों पर कार्रवाई की भी मांग। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पेपर लीक का यह आरोप लगाया है। पेपर लीक से जुड़ा यह बड़ा मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पेपर लीक का आरोप लगाया है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें नहीं मिले हुए हैं तो तीनों मांगे हमारी माने और करें। तो अगर मिले हुए होंगे तो आपको पता है इस पर कुछ एक्शन नहीं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी तक 3 दिन हो गए हैं, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 70 लाख बच्चों के सपने टूटे हुए। अगर वो नहीं मिले हुए थे तो आवाज से बाहर निकले अपने किंगडम से और बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 70 लाख बच्चों से माफी मांगे, क्योंकि वो जिम्मेदार है मुख्यमंत्री। उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 70 लाख बच्चों की जिनका उन्होंने सपना तोड़ा। अभी मुझे कुछ साथी मिले छात्र, उन्होंने कहा ये रही भैया हमारे पेपर, हमारे फोन में वो टेलीग्राम पे पहले आ गया था पेपर। तो सोचो आम तमाम बच्चों के फोनों में पेपर घूम रहा था, तो अभी तक मुख्यमंत्री के टेलीफोन पे वो पेपर नहीं आया होगा। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में खत्म होने की स्थिति है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचातानी चल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीटों के बंटवारों को लेकर गठबंधन टूट सकता है। इसी सपा सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है, सुनिए। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी घाटी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं, बहुत सम्मान है मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उनकी हियरिंग एड जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया वालों को हमने देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टोपी लगा के, हेलमेट लगा के वहाँ पहुंचे, लेकिन हमारा जो किसान है जो सड़कों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब 3 कानून वापस लिए गए थे और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से अपने फैसले करती आई है, करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब इलेक्शंस आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएंगी। आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है, आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगलों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अपनी नीति क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं,
हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशु हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि 80 में से 80। तो खबर रायबरेली से है, जहां सोलन ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष राहुल देव सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सैकड़ों समर्थकों, पार्टियों, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सोलन के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल देव सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। तो वहीं राहुल देव सिंह का कहना है कि पार्टी में संवेदनहीनता के चलते उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। पार्टी में एक नई तरह की सांस्कृतिक पैदा हुई है। मैं लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से मिल अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा था, तो वहीं वो किसी पार्टी में जा रहे हैं। इसी पर कुछ भी खुलकर उन्होंने साफ नहीं किया है। आज मैंने बड़े आहत मन से कांग्रेस पार्टी में, जहां मैं लंबे अरसे से मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, 3 पीढ़ियों का जो रिश्ता था कांग्रेस के साथ, आज मैंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। इसी विषय को लेकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आहत होने के पीछे कारण ये था कि हम लोग एक निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हमेशा से काम करते चले आए। विगत कुछ वर्षों में और खासकर विगत लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से आज तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि नेताओं ने हम लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इन 5 वर्षों में हम लोगों ने प्रयास करने के बावजूद भी उनसे भेंट संभव नहीं हो सकी। हम लोग किसी तरीके का एक लंबी संवादहीनता की स्थिति आ गई। उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं, हम लोगों के प्रयास करने के बावजूद मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं, किसी तरीके के आगे हम लोग कैसे अपने राजनीतिक कामों को अंजाम देंगे उसके विषय में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं। चंदौली लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह मूलतः वाराणसी के चमे गांव के क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही चंदौली के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया, जहां उन्होंने कहा कि वह इस सीट पर जीत हासिल करेंगे और यहां की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा काम करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभारी हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने चंदौली के प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना कि हम लड़ाई लड़ सकें। देखिए, ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम पीडीए की लड़ाई है। पीडीए आज प्रताड़ित है, जो प्रताड़ित है इस सरकार से, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हुआ है, और उन सारी चीजों को लेकर के जो न्याय की लड़ाई है, जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करूंगा। मैं मेरे पृष्ठभूमि जो है रहा है, मैं संगठन से जुड़ा रहा हूं। जब चंदौली और बनारस एक था तब मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, इसलिए एक एक गांव, गली, मोहल्ला सबको मैं जानता हूं। किसानों की कठिनाई क्या है उसे जानता हूं, गरीबों की दिक्कतें क्या है उसे जानता हूं, महंगाई की मार जो झेल रही है जो गरीब संवर्ग, उसकी क्या कठिनाई, उसे कैसे दूर किया जा सके उसे देख रहा हूं। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, और इसकी लड़ाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से पीडीए का सीधा टक्कर है, और उस टक्कर में पीडीए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मान देगा। देखिए, वो सारे काम जिससे जनता को न्याय मिल सके, जिसके जनता का आम गरीब जनता के जीवन में थोड़ी सी खुशहाली ला सके। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी की सियासत से हलचल मचने वाली है, खबर ये सामने आई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के घर से बहुत बड़ी खबर है। आज राजा भैया से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मिले और उनके साथ लंच भी किया। दरअसल ये मुलाकात राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील से की गई है। बता दें कि राजा भैया को पार्टी जनसत्ता दल लोकप्रियता के पास से 2 विधायक हैं। आपको ये भी बता दें कि
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से विधायक हैं। विनोद सरोज यानी प्रतापगढ़ से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों विधायकों से राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। आप बता दें कि राजा भैया पूर्व में 2 बार सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या सपा का सहयोग देंगे राजा भैया या फिर राज्यसभा चुनाव में होगा बड़ा खेल। तो सूत्रों का दावा है कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों पर बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिले। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पिछले करीबन 3 दशक से कुंडा से निर्दलीय चुनाव जीत रहे राजा भैया ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था। साथ ही 2022 का चुनाव कुंडा विधायक ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से टिकट पर लड़ा। बता दें कि राजा भैया की इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। यूपी विधानसभा में फिलहाल 2 विधायक इस पार्टी से हैं। एक विधायक खुद राजा भैया हैं तो वहीं दूसरे विधायक विनोद सोनकर हैं। वहीं वे गठबंधन विधायक सीट पर प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो हमारे साथ इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये तस्वीरें जो सियासत में चल रही हैं, इसका विषय क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका संदेश क्या है? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि आज सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात किया उनके आवास पर, और साथ ही साथ दोनों ने एक साथ भोजन भी किया। और कहा जा रहा है कि नरेश उत्तम राज्यसभा में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए समर्थन मांगने गए थे, क्योंकि राजा भैया और उनके साथ 2 विधायक हैं। कहीं ना कहीं जो है अब यह जो तस्वीर है सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। सूत्रों का यह कहना है कि राजा भैया जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं अपनी पार्टी का, और आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़कर चुनाव भी लड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 5 सीटों को लेकर सहमति भी बन गई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और बता दूं तुषार कि राजा भैया का समाजवादी पार्टी से बेहद पुराना रिश्ता भी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अभी तक जो है राजा भैया की नजदीकियां जो है समाजवादी पार्टी से थी। इधर बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने रहते उन्हीं के दौरान, और उसके बाद जो है राजा भैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव में खटास बढ़ गई थी। यही वजह है कि दोनों के बीच जो है काफी दूरियां भी बढ़ गई थी। लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा है कि राजा भैया जल्द ही सपा के साथ खड़े दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम दिनों दिन बदल रहा है, अगर सपा की बात करो तो समाजवादी पार्टी से कई कद्दावर नेता जो है अलविदा कह चुके हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर सलीम शेरवानी हो या फिर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा और भी नेता जो है कई जो है लाइन में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो सपा को लेकर यह चर्चा थी कि सपा बेहद कमजोर हो चुकी है, लोकसभा चुनाव में जो है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन से करीब करीब रिश्ते भी समाजवादी पार्टी के खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी को भी अब कद्दावर नेताओं की बेहद जरूरत है। और राजा भैया की बात करें तो राजा भैया कई सीटों पर असर डाल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि राजा भैया जहां लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं प्रतापगढ़ जिले से, वहीं प्रदेश की अलग अलग सीटों में जो क्षत्रिय वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो तस्वीर है राजनीतिक राजा भैया की सपा की, यह बेहद रोचक हो सकती है। जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।